यहाँ अगर बीजेपी का कोई प्रवक्ता रहता तो ये पूछता कि छत्तीसगढ़ के कई खाते हैं जो आज भी बैंकों में बंधक रखे हुए हैं और ऋण छत्तीसगढ़ सरकार पे बढ़ता ही जा रहा है। आदरणीय मोदी जी के राज में सवाल करना ही लगभग प्रतिबंधित हो गया है, क्योंकि आज तक हमने किसी प्रेस को डायरेक्ट मोदी जी से सवाल करते देखा ही नहीं है। राजनीतिक समीकरण हो या सत्ता बनाने की होड़ हो, कहीं ना कहीं हर राजनीतिक दल अपने अपने दावों पे कायम रहता है और अपने अपने दावों को सफल बताने की कोशिश करता है। मैं इस वक्त जो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ वो खैरागढ़ विधानसभा, छत्तीसगढ़ की एक विधानसभा है, वहाँ उपचुनाव होने वाले हैं, जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राष्ट्रीय दल अपने अपने दमखम को दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय लेवल से लेकर कई अलग राज्यों के स्टार प्रचारक भी आने वाले हैं और साफ तौर पर जो छत्तीसगढ़ का आला कांग्रेस नेतृत्व कमान है वो भी कमान यहाँ संभाले हुए, क्योंकि उनकी भी प्रतिष्ठा की बात है। आज इस इंटरव्यू को कुछ दूसरे सिरे से शुरू करना चाहता हूँ। मेरे साथ में बैठे हैं रविंद्र चौबे जी, जो कृषि मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, कैबिनेट मंत्री भी हैं, और साफ तौर पर उनसे जब सवालात करूँगा तो मैं एक विपक्ष के नेता के तौर पर सवालात करना चाहता हूँ। अगर आपसे विपक्ष के नेता के तौर पे मैं अगर सवाल करूं तो ये कहूँगा कि 15 साल में जो भाजपा ने विकास किया वो कांग्रेस उतना नहीं कर पाई। बात दरअसल ये है कि आदरणीय मोदी जी के राज में सवाल करना ही लगभग प्रतिबंधित हो गया है, क्योंकि आज तक हमने किसी प्रेस को डायरेक्ट मोदी जी से सवाल करते देखा ही नहीं है। तो मैं तो आपसे ही पूछना चाहता हूँ, हमसे सवाल करने के पहले प्रेस ये हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाता कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल करे कि आपने जो वायदा किया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उसका क्या असर हुआ? आपने जो वायदा किया था हर खाते में 15 लाख देंगे, उसका क्या हुआ? आपने जो वायदा किया था कि कृषि जिंसों का मूल्य दुगना कर देंगे, उसका क्या हुआ? आपने जो वायदा किया था देश नहीं बिकने दूंगा और रोज़ पब्लिक सेक्टर की यूनिट आप बेच रहे हैं, उसका क्या हुआ? आपने वायदा किया था महंगाई कम करेंगे और 1000 रसोई गैस पार हो गया, उसका क्या हुआ? आपने किसानों की मदद करने का वायदा किया था और लगातार किसानों की डीजल की खपत और महंगाई आप बढ़ाते जा रहे हैं। मैं ये पैटर्न इसलिए शुरू करने की कोशिश किया, लेकिन क्यों बीजेपी के नेता साथ में नहीं है और वो अगर रहते तो उनसे काउंटर सवाल होते, इसलिए उनके काउंटर सवाल को आपसे लेने की कोशिश कर रहा हूँ, बस उसमें और कोई विशेष बात नहीं है। दूसरी बात तो ये सवाल तो सबके सामने उपस्थित होता है कि आपने क्या किया। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की हुकूमत में छत्तीसगढ़ का मूल छत्तीसगढ़िया अपने आप को ठगा सा महसूस किया था, पहली बात। दूसरी बात, तीनों आप चुनाव में आदरणीय रमन सिंह जी ने जो जनता से वायदा किया था, पहली बार कहा था 270 का बोनस देंगे, किसानों को धोखा दिया। दूसरी बार कहा था 300 रुपया का बोनस देंगे, किसानों को धोखा दिया। तीसरी बार कहा था 2100 रुपया धान की खरीदी करेंगे, तीनों बार आपने धोखा दिया। कांग्रेस क्या किया क्या नहीं किया बात की बात है, लेकिन पहली बार जैसी ही सरकार बनी हमने 2500 रुपया देने की बात कही थी, किसानों के खाते में 2500 गया। यहाँ अगर कोई बीजेपी का प्रवक्ता रहता है तो वो ये शायद ये भी पूछता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, बहुत सारे विकास के काम भी नहीं कर पाए और कुछ वादे भी पूरे नहीं कर पाए। यहाँ अगर बीजेपी का कोई प्रवक्ता रहता तो ये पूछता है कि छत्तीसगढ़ के कई खाते हैं जो आज भी बैंकों में बंधक रखे हुए हैं और ऋण छत्तीसगढ़ सरकार पर बढ़ता ही जा रहा है। दूसरा ये भी पूछता कि जो शराबबंदी के लिए जो गंगा जल की कस्में खाई गई थी उनका क्या हुआ। तो सवाल तो उनके तरफ से भी आते हैं। अब मध्य प्रदेश जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, फिर से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार छत्तीसगढ़ की नीति की आबकारी नीति को लागू करने जा रही है, तो ये प्रश्न अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो नहीं सकता। और जहाँ तक आपने कहा ना कि कार्यों के बारे में, जो कांग्रेस के वायदे हैं उसके बारे में, हम अपने किसानों को, गौपालकों को, मजदूरों के लिए जो हमने वायदे किए थे, हम सारे वायदे पूरे करने जा रहे हैं। चलिए, अब पत्रकार के स्वरूप में आपसे सवाल कर लेता हूँ। खैरागढ़ को किस रूप में देख रहे हैं? खैरागढ़ में क्या ऐसा आपको अनुभव होता है कि जो खैरागढ़ का जो समुचित विकास होना चाहिए था वो अछूता है? मुझे लगता है कि ये एग्रीकल्चर बेस इलाका है। आदरणीय रश्मि जी जब कांग्रेस के एमएलए थी, मैं उनके साथ मध्य प्रदेश में विधानसभा में था, तो उन्होंने यहाँ 2-3 अच्छे जलाशय का निर्माण कराया था और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार की शुरुआत उसी समय से हुई थी। उसके बाद इसी बार पहली बार खैरागढ़ के लिए हमने बजट में, ये चुनाव तो अभी देवव्रत सिंह जी के जाने के बाद घोषित हुआ है। देवव्रत हमारे बहुत अच्छे मित्र थे और उन्हीं के अनुरोध पे और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा था कि यहाँ सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। तो लगभग
सिद्ध बाबा लगभग जो जलाशय है उसको हमने बजट में स्वीकृति दी। अब उसको हम टन की बेसिस पे काम करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ का जो प्रधान पाट जलाशय है उसको हमने स्वीकृति दी, उसमें हमने बजट आवंटन किया। कांग्रेस के जो वोट हैं वो उसमें कैसे कन्वर्ट हो पाएगा, क्योंकि देवव्रत जी भी एक समय अलग जाकर चुनाव लड़े थे और वो अलग पार्टी से जीते। मैंने फिर से कहा, अभी आम सभा में भी मैंने कहा, माननीय देवव्रत सिंह जी परिस्थिति जन्य चुनाव लड़ने के लिए दूसरी पार्टी में गए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जब भी वोट का विभाजन हुआ माननीय देवव्रत सिंह जी कभी डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ नहीं गए। हर बार वो कांग्रेस को उन्होंने मतदान किया और तिरंगा झंडा लेके मरवाही के चुनाव में देवव्रत सिंह ने कांग्रेस का प्रचार किया। वो हृदय से कांग्रेसी थे, इसलिए यहाँ के सारे कांग्रेस जन इस बात को समझते हैं और ये कांग्रेस की परंपरागत सीट है। हम इस चुनाव को जीतेंगे, खैरागढ़ को जीतेंगे। जैसे कि भाजपा से भी बहुत सारे स्टार प्रचारक और बहुत सारे अदर स्टेट से भी यहाँ नेताओं के आगमन होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि आपको ये चुनाव कितना टफ होने वाला है? आप लोग भी एक तरफ से प्रभावशाली लोग बैठे हैं, उधर भाजपा से भी प्रभावशाली लोगों का सिलसिला आना शुरू हो रहा है, तो किन मुद्दों को, किन चेहरों को, किन वादों को जनता बेहतर समझ पाएगी? अब लोकतंत्र है, जनता का फैसला सिरोधार्य होता है और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के किसानों ने, यहाँ के आदिवासियों ने, यहाँ के महिलाओं ने आदरणीय भूपेश बघेल जी के ऊपर विश्वास किया उनके कार्यक्रमों पे, तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि वो कांग्रेस की नीतियों के साथ चलेंगे। दूसरी बात, 15 साल की हुकूमत को उन्होंने देखा है, हर वायदे को आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने पूरा नहीं किया। मैं तो केवल किसानों की बात मैंने कहा कि 2100 देने का वायदा किया था, आपने नहीं दिया। और छत्तीसगढ़ की सरकार कोरोना के संक्रमण, राजस्व की प्राप्तियां कम और केंद्र सरकार के विरोध के बावजूद भी किसानों को सीधा पैसा दे रही है, गोपालकों को सीधा पैसा दे रही है, भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में खेतिहर मजदूरों को पैसा दे रही है। इसलिए नेता तो सभी आएंगे। लोग एक अंतिम सवाल है और इसको केंद्रीय स्तर पर जोड़कर पूछना चाहूँगा, जैसे कि जो अभी विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं 4 राज्यों में, जैसे बीजेपी को बहुत प्रबल मतों से जनता ने सिर मोर किया, सिर आंखों पे बैठाया और सत्ता दी उन्हें, और एक राज्य जो पंजाब था जहां थोड़ी बहुत उम्मीद भी थी कांग्रेस को, वहां पर भी बहुत सीटें कम आई। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस अगर आप 5 विधानसभा राज्यों में उनका पतन हुआ तो एक प्रकार से उस चीज़ को लेकर भी क्या नैरेटिव बन सकता है छत्तीसगढ़? मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस जो परिणाम आया है उसको हमारे राष्ट्रीय नेता लोग आत्मावलोकन कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जहां 3/4 से अधिक बहुमत जनता ने दिया है और पूर्णतः विश्वास आदरणीय भूपेश जी के ऊपर है। इसलिए जो परिणाम आए हैं उसका असर छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं पड़ने वाला है। ये रविंद्र चौबे साहब थे। साफ तौर पर हमने कोशिश की कि एक विपक्ष के नेता अगर यहाँ मौजूद रहते तो वो जो सवालात करते उन सवालों को भी डिलीवर करने की कोशिश की, और एक पत्रकार की हैसियत से भी जो सवालात हमारे मन में आ रहे थे उन सवालों के भी जवाब मांगे। तो साफ तौर पर ये कहना है कि कांग्रेस की सियासत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और जो भूपेश बघेल जी के क्रियाकलाप हैं या जो भी उनकी योजनाएं हैं, कार्य योजनाएं हैं, उसका जो असर है वो जनता पे दिलो दिमाग पे बैठ चुका है। और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब छत्तीसगढ़ में इतनी अच्छी बहुमत और लीड मिली है तो खैरागढ़ में भी ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। नेशन फर्स्ट एबीके न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा से मैं शशिकांत तिवारी।